आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग एनपीओ चैप्टर को देख रहे हैं, एनपीओ चैप्टर में हैं और इस चैप्टर पे ये हमारा तीसरा लेक्चर है। हम लोग इसके पहले एनपीओ चैप्टर में आज का जो मेरा बेसिक जो मेरा टॉपिक है ना, वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके बारे में आज हम लोगों को जानना है, लेकिन 2 मिनट में हम आपको बता दें कि अभी तक हम पिछले 2 क्लास में क्या आप लोगों को हम बताए हुए हैं। हमने सबसे पहले आपको बतलाया है कि इस चैप्टर में हमें क्या देगा और फिर उसके आधार पे हम लोगों को क्या काम करना है, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर। तो हमने कहा कि 4 5 5 6 वैरायटी का क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के सामने। आपको रिसीट पेमेंट देगा, एडजस्टमेंट देगा, तो समझ लीजिए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। अगर इनकम एक्सपेंडिचर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया तो समझ लीजिए आपको रिसीट पेमेंट और बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट 2 है, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। कभी कभी आपको रिसीट पेमेंट भी दे देगा, इनकम एक्सपेंडिचर भी दे देगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देगा, तो आप समझ लिया आपको बैलेंस शीट बनाना है। कभी कभी रिसीट पेमेंट दे देता है, ओपनिंग बैलेंस शीट दे देता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा, तो आपको सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनेगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा। किसी किसी क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस आपको दिए हुए हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हुए, तो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन में आपको बोलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। और भी वैरायटी का क्वेश्चन हो सकता है। ज़्यादातर ये 1 नंबर वाला ही इम्पॉर्टेंट है, यही ज़्यादा पूछता है आप लोगों के लिए, है ना, यही इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। तो इसके बाद ये तो पेज हुआ कि क्या दिया और क्या काम करना है। फिर हम आप लोग को सेकंड लेक्चर बतलाए थे, ये थोड़ा बेसिक बतलाए थे कि भाई नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन किसको कहेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। फिर ऑर्गेनाइजेशन को 2 भागों में बांटे थे, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट में डिफरेंस भी हम बतला दिए हैं। फिर आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी तक के लेक्चर में है, ये चार्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। आप इस चार्ट को अगर नहीं समझिएगा, इस पिक्चर को नहीं समझिएगा, तो आपको ये चैप्टर जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो एक बार जल्दी से देखिए इसको भी। ट्रांजैक्शंस को 2 भाग में बांटे हैं, कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन, रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन। कैपिटल नेचर का जो ट्रांजैक्शन होगा उसको 2 भाग में बांटे, कैपिटल नेचर का रिसिप्ट, कैपिटल नेचर का पेमेंट। कैपिटल नेचर का रिसिप्ट हमेशा लायबिलिटी होगा, कैपिटल नेचर का पेमेंट हमेशा असेट्स होगा। रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट हमेशा इनकम होगा, रेवेन्यू नेचर का पेमेंट हमेशा एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल नेचर का रिसिप्ट का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि हैवी डोनेशन मिला, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर फर्नीचर, तो इस तरह का आइटम को हम लायबिलिटी में ले जाएंगे। कैपिटल नेचर का पेमेंट क्या है, परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ कुछ इन्वेस्टमेंट, पैसा कहीं इन्वेस्ट किए तो बार बार तो पैसे नहीं डालेंगे, जो हम फर्नीचर खरीदे, कंप्यूटर खरीदे, ये सब एसेट्स होगा। रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन हो गया, हॉल रेंट हो गया, ये बार बार मिलेगा, ये सब इनकम आइटम है। रेवेन्यू नेचर का पेमेंट क्या होगा, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, ये सब आपका रेवेन्यू नेचर का पेमेंट है, खर्च होगा। ये लाइबिलिटी और एसेट्स मिलकर के बैलेंस शीट में आ गया, इनकम और एक्सपेंडिचर मिलकर के इनकम एक्सपेंडिचर में आ गया, और ये दोनों आइटम मिलकर के कहाँ आ गया, देखिए रिसीट पेमेंट अकाउंट में। मतलब इसको हम नाम दिए थे, याद कीजिए, ये मास्टर रिकॉर्ड है क्या चीज का, ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स का। फिर हम थोड़ा सा और सम अप किए, जो रिसिप्ट होगा ना ये 2 ही होगा। रिसिप्ट अगर कैपिटल नेचर का है तो लायबिलिटी, रिसिप्ट अगर रेवेन्यू नेचर का है तो इनकम। ये हमेशा याद रखें, आज अगर पैसा मिला तो वो आपका या तो लायबिलिटी होगा या फिर इनकम होगा। कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है तो लायबिलिटी, रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट है तो इनकम। सिमिलरली आज अगर मेरे जेब से पैसा गया तो या वो तो एसेट्स होगा या फिर वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। जो जेब से पैसा गया है, जिस पर्पज से गया है, वो या तो मेरा एसेट्स हो सकता है या मेरा एक्सपेंडिचर हो सकता है। अगर पैसा गया है कैपिटल नेचर का पेमेंट है तो एसेट्स, पैसा गया है रेवेन्यू नेचर का पेमेंट है तो एक्सपेंडिचर। अब ये बेसिक था। फिर हम प्रीवियस लेक्चर में आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट के बारे में बतलाए थे, क्या है, कैसे बनता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका फॉर्मेट भी बता दिए थे। आज आइए हम लोग बात करें उसी से आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। और इसका पूरा हम लोग आज के इस लेक्चर के बाद हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में कभी भी कहीं से परेशानी नहीं होना चाहिए। आप कंटिन्यू बने रहेंगे, आप लेक्चर को मिस नहीं करेंगे, है ना। आइए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जाने। The role of a non-profit making organization is to provide services to society। आप जानते हैं
इसका रोल ही है सेवा प्रदान करना समाज को, है ना। हाउएवर इन ऑर्डर टू डू दी सेम, ऐसा करने के लिए इट नीड्स टू अर्न सम रेवेन्यू, कुछ रेवेन्यू अर्न करना पड़ेगा, एंड इनकर सर्टेन एक्सपेंडिचर, कुछ खर्च भी करना पड़ेगा। सर्विस देना है तो सर्विस देने के लिए आपको कुछ रेवेन्यू भी अर्न करना पड़ेगा, कुछ खर्च भी करना पड़ेगा। व्हेन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज सो, ऐसा करते हैं, इट नीड्स टू प्रिपेयर एन अकाउंट एंड इट नीड्स टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तब इनको आवश्यकता पड़ती है, जरूरत होता है क्या बनाने का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का, विच कैन हेल्प इट in ascertaining the surplus earned or deficiency incurred during a period। कहता क्या है कि जब वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं तो विच कैन हेल्प इट, जो कि मदद करता है एसर्टेन करने में, फाइंड आउट करने में, निकालने में, क्या, सरप्लस या डेफिसिट, है ना। फिर समझिए, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, सर्विस देना समाज को। सर्विस देने के लिए इनको कुछ रेवेन्यू भी चाहिए और कुछ एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा। तो जब ऐसा ये करते हैं तो इनको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि लास्ट में एसर्टेन कर देता है, बता देता है, निकलता है इससे सरप्लस या डेफिसिट। इंट्रोडक्शन था, मीनिंग समझिए और डिटेल में समझिए मीनिंग। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ध्यान दीजिएगा क्या है, हमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मान लीजिए इंटरव्यू में जब आप लोग का वाइवा होगा, पूछा जाए कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या समझते हैं या क्या अर्थ है, समझाइए। तो कहेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ समरी, ध्यान दीजिएगा ये एक समरी है, ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेज। ध्यान दीजिएगा ये समरी है किसका, तो ऑल आइटम्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेज विच रिलेट टू अ ऑनगोइंग अकाउंटिंग पीरियड, जो अकाउंटिंग पीरियड हमारा जा रहा है, जिस ईयर का हम काम कर रहे हैं, जिस ईयर का हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, उस ईयर का इनकम एंड एक्सपेंस का क्या है, वो समरी है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समरी है, किसका समरी है भाई, तो जिस अकाउंटिंग ईयर का आप काम कर रहे हैं उस अकाउंटिंग ईयर के इनकम एंड एक्सपेंस का समरी है। क्लियर है। इट इज प्रिपेयर्ड with the objective of finding out surplus और deficit। ये इसको बनाने का जो मकसद है ना, फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना, तो सरप्लस या डेफिसिट अराइजिंग आउट ऑफ करेंट इनकम ओवर करेंट एक्सपेंसेज। मतलब ये सरप्लस जानना मेन मकसद है, सरप्लस जानना। और सरप्लस कैसे आएगा, तो जो करेंट ईयर का जो इनकम है ना, किसके ऊपर, करेंट ईयर के एक्सपेंस के ऊपर, तो इनकम आ जाएगा, है ना। इट इज क्वाइट सिमिलर टू दी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एकदम सिमिलर है ट्रेडिंग पीएल के अकाउंट के जैसा, ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न, जो कि ट्रेडिंग कंसर्न वाले लोग बनाते हैं, तैयार करते हैं, एंड इज प्रिपेयर्ड इन एन एग्जैक्ट मैनर। मतलब जिस वे में, जिस तरीके से ट्रेडिंग पीएल बनता है उसी तरह से हमारा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, बिल्कुल उसी तरह से बनेगा, उसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा, है ना। बनाने का मकसद है सरप्लस फाइंड आउट करना, है ना। इसको हटा दें, इसको हटा दें। इट इज प्रिपेयर्ड विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग आउट द सरप्लस फाइंड आउट करने के ख्याल से बनाते हैं। तो कोई कहेगा कि क्या आपको डेफिसिट नहीं होता है, तो कहेंगे डेफिसिट होगा तो वो भी पता चल जाएगा, लेकिन मेरा एम डेफिसिट नहीं था। डेफिसिट मतलब कि किसी भी, आप सोचिए ना, निगेटिव सोच करके कोई काम करते हैं, नहीं करते हैं। हम एग्जाम क्यों देते हैं, पास होने के लिए या फेल होने के लिए। ऐसे कोई कहेगा हम एग्जाम दे रहे हैं पास होने के लिए, एकदम बोल्डली बोलेंगे। हाँ, फेल हो गया तो वो भी पता चलेगा। हम पीएल अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो हम पीएल अकाउंट बनाते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए। कोई ऐसा बोलेगा, नहीं बोलेगा। हम सीधा सीधा जवाब देंगे, नेट प्रॉफिट जानने के लिए बनाते हैं। क्यों भाई, मेरा निगेटिव अप्रोच नहीं है। हाँ, अगर नेट लॉस हो जाएगा तो वो भी पता चलेगा। सिमिलरली डेफिसिट जानना, डेफिसिट आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन डेफिसिट कोई चाहता है डेफिसिट हो, कोई नहीं चाहता है ना। इसीलिए हमने सिर्फ सरप्लस वर्ड को यहाँ कोट किया है। आइए तो फिर समझ गए ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। फिर से कह रहे हैं समरी है,
किसका समरी है भाई? तो ऑल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेज, इनकम एंड एक्सपेंस आइटम जो है उसका समरी है, जो कि किसी करेंट अकाउंटिंग पीरियड से, जिस अकाउंटिंग पीरियड का हम काम कर रहे हैं उस अकाउंटिंग पीरियड के इनकम एंड एक्सपेंस का समरी है। क्लियर है? और सरप्लस जानने के लिए बनाते हैं, और ये एकदम बिल्कुल सिमिलर है ट्रेडिंग पीएल अकाउंट के जैसा, एकदम उसी तरह से बनता है। आइए हम लोग बात करें प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रोसीड्योर जान ले, है ना, इसका तरीका जान ले, वे किस तरीके से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। कोई पूछ दे कि बनाने के तरीके को बताइए, तो इसको आपको बताना पड़ेगा कुछ पॉइंट। फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए फॉलो दी स्टेप्स, ये आप जो स्टेप्स इसको फॉलो करें। आइए हम लोग एक एक स्टेप देखें। इंक्लूड ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेज, कहता है कि जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेज है, जो भी रेवेन्यू आपका क्या है, एक्सपेंसेज है, ध्यान दीजिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंस ऑन दी रिस्पेक्टिव साइड ऑफ द अकाउंट। कहता क्या है ना कि जो अकाउंट हम बनाते हैं इसके एक तरफ होता है आपका एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्रेडिट साइड में आपका इनकम हो जाएगा। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट है आप उसको क्रेडिट साइड में दिखाइए, जो रेवेन्यू एक्सपेंसेज है आप उसको डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाइए। वही कह रहा ऑन द रिस्पेक्टिव साइड, रिस्पेक्टिव साइड मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और रेवेन्यू एक्सपेंस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में मतलब एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। आइए आगे बढ़िए। Ensure that no items of capital incomes and expenses are included in this account। एकदम ध्यान दें, इंश्योर कर लें कि कोई भी कैपिटल नेचर का आइटम इस अकाउंट में एंट्री नहीं होगा। कैपिटल नेचर का जो इनकम होगा, जो एक्सपेंस होगा, उसका एंट्री इस अकाउंट में नहीं होगा। ऑल्सो एडजस्टमेंट फॉर अमाउंट्स प्रीपेड, accrued, outstanding, unearned with respect to each item will have to be made। मतलब ध्यान देना है, इस अकाउंट में सारा एडजस्टमेंट होगा, चाहे वो प्रीपेड हो, अक्रूड हो, आउटस्टैंडिंग हो, अनअर्नड हो। याद कीजिए ये सब रिसीट पेमेंट अकाउंट में नहीं होता था, इसका एंट्री यहाँ पे होगा। फर्दर आइटम्स एक्सक्लूडेड इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट like depreciation, provisions, profit and loss on sale of asset will have to be included in this account। जो हम रिसीट पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखते थे, इनको ध्यान दीजिए। रिसीट पेमेंट अकाउंट प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं कि हम डेप्रिसिएशन का, प्रोविजन का, प्रॉफिट हो या लॉस हो जो एसेट्स बेच करके हो रहा है, इस तरह के आइटम का रिसीट पेमेंट अकाउंट में एंट्री नहीं होता था, लेकिन इस अकाउंट में हम इसको इंक्लूड करेंगे, है ना, शब्द शामिल होगा इसमें। फाइनली आफ्टर पुटिंग डाउन ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज वी विल गेट अ बैलेंस, एक बैलेंस आएगा। द रिजल्टिंग बैलेंस विल देन रिवील द सरप्लस और डेफिसिट फॉर द पीरियड। जो डिफरेंस आएगा वो या तो सरप्लस होगा, वो क्या होगा, डेफिसिट होगा, है ना। तो सरप्लस और डेफिसिट आ जाएगा। तो यही बनाने का विधि है आपका। आइए हम लोग इसके कुछ फीचर्स को जानें, इसके कुछ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को जानें कि क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इस अकाउंट का, है ना। कोई हमसे पूछ सकता है ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, इसकी विशेषताओं को आप बताएं, है ना। तो हम देखिए कैसे बताएंगे। पहला फीचर कहता है ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो सबसे पहला जो है इसका नेचर बताएंगे कि ये जो नॉमिनल अकाउंट का उदाहरण है। याद कीजिए, ध्यान दीजिए, रियल अकाउंट, वो जो रिसीट पेमेंट है उसको रियल अकाउंट बोलता है, लेकिन इसको बोलता है नॉमिनल अकाउंट है। इट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है। यह स्वभाव से नॉमिनल अकाउंट है और बिल्कुल पीएल अकाउंट के जैसा है। दूसरी विशेषता, नो ओपनिंग बैलेंस। जैसे कि याद कीजिए रिसीट पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता था, टू बैलेंस बीडी से, है ना। तो इसको कहता है ओपनिंग बैलेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई ओपनिंग बैलेंस इसका नहीं होगा। जिस तरह से रिसीट पेमेंट में ओपनिंग होता था ना, टू बैलेंस बीडी, यहाँ पे नहीं होगा। अक्रूअल बेसिस, तीसरा नंबर है अक्रूअल बेसिस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन अक्रूअल बेसिस। मतलब
जो रिसीट पेमेंट था आपका वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनता था, इसको कहता है कि भाई एक्रूअल बेसिस पे बनेगा। ये एक्रूअल बेसिस क्या है, तो कहता है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, कितना हो रहा हमको इससे मतलब नहीं है, कितना आया गया इससे मतलब नहीं है, क्या होना चाहिए। अक्रूअल कंसेप्ट बस यही इसी 3 वर्ड में है, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। मतलब सारा एडजस्टमेंट यहां करेंगे, आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, अनअर्न्ड हो, है ना, सब एडजस्टमेंट्स यहां करेंगे हम लोग। एकदम देखना कि होना क्या चाहिए, है ना। 4 नंबर, बेस्ड ऑन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, income and expenditure account is prepared on the basis of receipt and payment account at the end of accounting period। ज्यादातर आम तौर पे जो रिसीट पेमेंट बन जाएगा ना, फिर उसी के बेसिस पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हैं। मतलब रिसीट पेमेंट में जो रेवेन्यू नेचर का आइटम है उसको वहां से उठा करके जिस अकाउंट में हम लिखते हैं उस अकाउंट का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर समझिए, रिसीट पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों तरह के आइटम का एंट्री होता है। रिसीट पेमेंट अकाउंट से आप रेवेन्यू नेचर के आइटम को उठा लीजिए और उसको एक अलग अकाउंट में शिफ्ट कीजिए, रिसिप्ट को अलग और रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट को अलग और रेवेन्यू नेचर के पेमेंट को अलग। तो जो अकाउंट बनेगा उस अकाउंट का नाम होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये कह रहा ना कि रिसीट पेमेंट के अकाउंट के आधार पे ही बनता है, बेसिस वही है रिसीट पेमेंट अकाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट रूल, expenses and losses are debited and incomes are credited as it is a nominal account। it is जैसा कि नॉमिनल अकाउंट में होता है ना, एक्सपेंस को डेबिट, इनकम को क्रेडिट, तो ये डेबिट क्रेडिट रूल यहां भी चलेगा। नो स्पेस फॉर कैपिटल ट्रांजेक्शन, जो कैपिटल नेचर का आइटम है उसको नहीं लिखेंगे। द ट्रांजेक्शन दोज आर कैपिटल नेचर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस अकाउंट, कैपिटल नेचर के आइटम को यहां नहीं लिखेंगे। ओनली प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ असेट इज रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। कहता है कि मान लीजिए कोई असेट को आप बेचे और असेट्स को बेचने से वो या तो प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, तो उस फिगर को आप इस अकाउंट में लिखिए। नॉट दी सेल प्रोसीड, जितने में बिका है उस अमाउंट को इस अकाउंट में नहीं लिखेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को इस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। कैपिटल नेचर के आइटम को बेचने से जो नफा नुकसान हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसको इस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दीजिए। लेकिन कहता है कि जो सेल प्रोसीड है, जितने में बिका, उस अमाउंट को हम इस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट, करेंट ईयर्स ट्रांजेक्शन, करेंट ईयर ट्रांजेक्शंस, इसको समझिए। दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली करेंट ईयर ट्रांजेक्शंस। करेंट ईयर मतलब जिस साल का आप काम कर रहे हैं उसी साल के आइटम को रिकॉर्ड करेगा। ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर्स एंड फ्यूचर excluded in the and excluded in the form of adjustment। मतलब क्या रहा ना कि इसमें सिर्फ करेंट ईयर के आइटम को रिकॉर्ड कीजिए, जो प्रीवियस ईयर का आइटम है, जो फ्यूचर है, उसको ना एक्सक्लूड कर देंगे एडजस्टमेंट के तौर पर, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर के आइटम को, जो फ्यूचर का है, पास्ट का है, उस सबको हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। सिर्फ करेंट ईयर के आइटम को यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। रेवेन्यू नेचर के आइटम को रिकॉर्ड करना है, जो जिस साल का आप काम कर रहे हैं उसी साल के आइटम को रिकॉर्ड कीजिए। उससे पहले का भी नहीं होगा, उसके आगे का भी नहीं होगा। एडजस्टमेंट्स, वेरियस कैश एंड नॉन कैश आइटम्स लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब इसको कहते हैं अनअर्न्ड इनकम, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड को कहते हैं अक्रूड इनकम। तो इस तरह का जो आइटम होगा, डेप्रिसिएशन, बैड डेप्रिसिएशन जो है नॉन कैश है, सब है ना, कैन बी एडजस्टेड इन दिस अकाउंट, इस अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा, करते हैं, कर सकते हैं, करना ही है। ये सब का रिसीट पेमेंट अकाउंट में एंट्री नहीं होता था। नेक्स्ट, सरप्लस और डेफिसिट। अगला आपका है सरप्लस और डेफिसिट। द आउटकम्स ऑफ दिस अकाउंट कम्स इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस और डेफिसिट। इस अकाउंट का जो आउटकम्स होगा, जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा,
वो या तो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा। व्हेन इनकम एक्सीड्स ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ज्यादा हो गया, इट रिफ्लेक्ट सरप्लस। एंड व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स ओवर इनकम, एक्सपेंडिचर ही बढ़ जाए, इट रिफ्लेक्ट्स डेफिसिट, डेफिसिट को रिफ्लेक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर इनकम ज्यादा हो जाए, एक्सपेंस कम हो जाए तो सरप्लस, अगर एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, इनकम कम हो जाए तो डेफिसिट। द सरप्लस बैलेंस इज एडेड टू द कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट एंड डेफिसिट बैलेंस इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में ऐड कर दीजिए, डेफिसिट होगा तो कैपिटल फंड से घटा दीजिए। तो ये कुछ फीचर्स थे, है ना। आप देख लेंगे, आसान आसान एकदम सिंपल लैंग्वेज में है, समझ में आ रहा होगा बात आप लोगों को, उम्मीद है। अब आइए इसका फॉर्मेट, फॉर्मेट को हम बहुत कंसाइज और एकदम समरी के तौर पर रखे हैं समझने के लिए। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया समझिएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, मान लीजिए रांची क्लब, बिहार क्लब, पटना क्लब, जिसका है कोई हॉस्पिटल जो भी है, फॉर द ईयर इंडेड, जिस पीरियड का यहाँ पे लिख दिए, है ना। डेबिट साइड, लेफ्ट साइड को डेबिट साइड और राइट में क्रेडिट साइड। डेबिट में बोलेंगे एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड को एक्सपेंडिचर बोलते हैं और क्रेडिट साइड को इनकम्स बोलते हैं। इनकम्स मतलब एक्सपेंडिचर आइटम को डेबिट साइड में लिखेंगे, इनकम आइटम को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब समझिए क्या है, देखिए समझने के लिए, है ना। कहता है डेबिट, आप एकदम सीधा सीधा याद कर लीजिए, जितना भी रेवेन्यू नेचर का पेमेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, रेवेन्यू नेचर का पेमेंट मतलब जिसको आप खर्च कहते हैं, तो उस सब को यहां पे उतार दीजिए आप। ऑल रेवेन्यू पेमेंट्स, जैसे स्टाफ का सैलरी दिए, वर्कर्स का वेजेज दिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिए, टेलीफोन बिल दिए, मोबाइल बिल दिए, जितना भी खर्चा है, रिपेयर छिटपुट खर्चा है जो एक साल में कई बार होगा, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू पेमेंट्स, और सबको यहाँ पे लिख दिए। टू सैलरी, टू वेजेस, टू रेंट, टू टैक्सेस, टू जो भी हो, इंश्योरेंस, जितना है सब लिख दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। करेंट ईयर वेदर पेड और नॉट, करेंट, एक चीज ध्यान दीजिए, करेंट ईयर का होना चाहिए, चाहे वो पेमेंट हुआ हो चाहे ना हुआ हो। नेक्स्ट बोलता है डेप्रिसिएशन, अभी अभी बताया, डेप्रिसिएशन को लिखिए। बैड डेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना। कंज्यूमेबल, कंज्यूम्ड पार्ट ऑफ मेडिसिन, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जैसे 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 जो मान लीजिए कि स्पोर्ट्स क्लब है और कुछ वहां पे कुछ या मान लीजिए ना कि कुछ हेल्थ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और वो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो मेडिसिन जो कंज्यूम्ड हो गया, ध्यान दीजिए, मेडिसिन जो कंज्यूम्ड हो गया या स्टेशनरी जो कंज्यूम्ड हो गया या स्पोर्ट्स मटेरियल जो कंज्यूम हो गया, मतलब एक साल में जो यूज हुआ, उस फिगर को आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। ये कैसे निकलेगा हम अकाउंट बना करके दिखाएंगे, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है, बताएंगे। मतलब एक साल में जितना यूज हुआ आप उसको यहाँ पे दिखा दीजिए, ठीक है। और डेबिट साइड जो शॉर्ट करेगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा, उसको हम कहेंगे सरप्लस। ये आपका सरप्लस आ गया, है ना। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो इधर घट जाएगा और ये आपका क्या होगा, सरप्लस। ठीक है, ये रेवेन्यू पेमेंट्स क्लियर है ना। सैलरी, यहाँ सैलरी है, वेजेज है, रेंट है, बात समझ रहे हैं ना, इंश्योरेंस है, जितना है सब इसी में आएगा, ईटीसी। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो बता दिए। उसी तरह से ऑल रेवेन्यू रिसिट्स, अब इनकम साइड में आ जाइए। ऑल रेवेन्यू रिसिट्स, जो भी रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट होगा, करेंट ईयर वेदर रिसिप्ड और नॉट, मतलब जो करेंट ईयर का, जिस ईयर का आप काम कर रहे हैं, जिस ईयर का आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, उसी ईयर का होना चाहिए। ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब जैसे कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका एक क्लब है, तो क्लब जब जब कोई बुक करेगा तो या हॉल जब जब बुक होगा तो हॉल का रेंट आएगा, हॉल रेंट होगा, सब्सक्रिप्शन होगा। जैसे कि यहाँ पे जो आइटम आएगा ये क्या हो गया, हॉल रेंट हो गया, साल में कई बार होगा, सब्सक्रिप्शन हो गया, मेंबर्स लोग से सब्सक्रिप्शन मिलता है ना, तो ये जो सब्सक्रिप्शन हो गया, सब्सक्रिप्शन ये कई बार मिलेगा। इंटरेस्ट हो गया, सेल ऑफ ऑल ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स हो गया। मतलब जितना भी रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट है, कहां से आएगा, तो रिसिप्ट पेमेंट के रिसिप्ट साइड में रहेगा, है ना। रिसिप्ट पेमेंट के रिसिप्ट साइड में जितने भी रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट थे सबको यहाँ पे लिख दीजिए, है ना। हॉल रेंट, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, जो भी है। फिर ध्यान दीजिए,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मान लीजिए कोई फिक्स्ड एसेट्स को बेचा, 10,000 का था, 11,000 बेच दिया, तो 1,000 रुपये यहाँ लिखेंगे, 1,000 जो प्रॉफिट हुआ। और अगर जो इस साइड में घटेगा ना तो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, तो उसको हम कहते हैं डेफिसिट। मतलब ये डेफिसिट हो गया या सरप्लस हो गया, है ना, ये बैलेंसिंग फिगर निकला है, बैलेंसिंग फिगर। और ये भी आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर, है ना। तो आसान है, सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम को उठा के यहाँ पे डाल देना है, तो आपको रिजल्ट आ जाएगा क्या चीज, सरप्लस या डेफिसिट। डेबिट में शॉर्ट करेगा तो सरप्लस, क्रेडिट में शॉर्ट करेगा तो डेफिसिट। तो टॉपिक आसान था, है ना। आज के इस लेक्चर में एक बार फिर से देखिए, हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में जाने, इंट्रोडक्शन जाने, मीनिंग जाने, कैसे बनता है वो जाने, इसके कुछ फीचर्स को जाने, है ना, और फिर फॉर्मेट को जाने। फॉर्मेट बिल्कुल आसान है, रेवेन्यू नेचर का जो भी रिसिप्ट होगा उसको इनकम में क्या लिखना है, रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट, रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर में क्या दिखाना है भाई, रेवेन्यू नेचर का पेमेंट, है ना। बस इसको खाली लिखिए और आपका आंसर हाजिर है। और एक दो एक्स्ट्रा आइटम है बता दिए, डेप्रिसिएशन, बैड डेट। क्लियर है? तो उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें। अगर कुछ आपको चीज समझ में नहीं आ रहा तो मेरा फोन नंबर दिया हुआ, फोन करें, है ना। कुछ भी ऐसा ना करें जिससे किसी को परेशानी हो, है ना। कमेंट करें, डाउट हो तो आप फोन करके पूछ लें। फिर भी समझ में ना आए तो आप अपना, आपके पास है डिसलाइक ऑप्शन है, कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे।